Good morning to all. Please subscribe the channel and press the bell icon for more video updates. Today is 4th December of 2020 and it's a Friday today. चलिए आज एनालिसिस शुरू करने से पहले कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, आप उनका जवाब कमेंट सेक्शन में दें। जैसे पहला क्वेश्चन है, यूजीसी का फॉर्म किया गया था। यूजीसी का फॉर्म किया गया था, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का फॉर्म किया गया था। दूसरा क्वेश्चन आता है, कहते हैं ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का फॉर्म किया गया था। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का फॉर्म किया गया था, ये आपको बताना है। इन दोनों क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट सेक्शन में दें। साथ ही साथ कोई डाउट हो एनालिसिस से रिलेटेड, वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए आज की एनालिसिस देखते हैं। उससे पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्वेश्चन आर 247, या इस लोगों के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, या तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक दी हुई है टेलीग्राम चैनल की, उसको क्लिक करके आप डायरेक्ट हो जाएंगे टेलीग्राम में, वहाँ से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहाँ पर आपको ये एनालिसिस से रिलेटेड जो हम पॉइंट्स डिस्कस करेंगे वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। साथ ही साथ कोई इम्पोर्टेंट डे हो, याद करने लायक, या कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वो भी आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। जैसे कल था हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बर्थ एनिवर्सरी थी कल, तो उसी तरह क्या कहते हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन है। तो इस तरह की कई इन्फॉर्मेशन जो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है या कोई स्पेशल डे की इन्फॉर्मेशन, वो आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। चलिए आज की एनालिसिस करते हैं। पहली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। पहली न्यूज़ आती है इंडियन वैक्सीन आफ्टर फेज 3 ट्रायल्स, कि इंडिया में वैक्सीन जो आएंगी वो फेज 3 ट्रायल्स के बाद ही आ पाएंगी। इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन इन कंट्री सिमिलर टू यूके यूएस प्रोसेस से एक्सपर्ट का कहना है जो इमरजेंसी यूज है कि जैसे जो बहुत क्रिटिकल कंडीशंस लोगों की है, कोरोना से कार्य जिन लोगों की, उनके लिए इमरजेंसी यूज कराया जा सकता है, जैसे यूके और यूएस में प्रोसेस है वैसे इंडिया में प्रोसेस है। लेकिन नॉर्मल पब्लिक के लिए जो वैक्सीन है वो जब फेज 3 ट्रायल कंप्लीट हो जाएगा तभी आ पाएगी। जैसे हमने देखा जो फाइजर और बायोनटेक mRNA वैक्सीन है जो अप्रूव की गई यूके द्वारा और जो रेडी है लगभग 80,000 ऑफ द कंट्री मोस्ट वनरेबल पीपल के लिए। इंडियाज ओन वैक्सीन कुड बी अवेलेबल ऑलमोस्ट इमीडिएटली फॉर पब्लिक यूज आफ्टर द फेज 3 ट्रायल, कि इंडिया में जो वैक्सीन है वो पब्लिक यूज के लिए फेज 3 ट्रायल्स के बाद जब कंप्लीट हो जाएगा तभी आ पाएंगी। तो इसमें लिखा है इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन EUA जो प्रोसीजर है इंडिया में वो सिमिलर है बिल्कुल यूरोपियन यूनियन, यूके और यूएसए द्वारा। ऐसा विश्वकर्मा जो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के जो हेड हैं उनके द्वारा ऐसा कहा गया। CSIR-IIIM जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिसिन के हैं, उनका कहना है कि ये इमरजेंसी ऑथराइजेशन जो वो सिमिलर ही है बाकी कंट्रीज के जैसा, जैसे यूके यूएस की तरह। लेकिन नॉर्मल पब्लिक के लिए जो वैक्सीन प्रोवाइड होती है वो पूरी फेज 3 ट्रायल जब कंप्लीट हो जाएगा तभी प्रोवाइड हो पाएगी। तो इसमें यही बात की गई है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है गवर्नमेंट ऑफर्स टू मेक 8 चेंजेस टू फार्म लॉस, की गवर्नमेंट ने ऑफर किया है फार्मर्स प्रोटेस्ट को, कि फार्मर्स यूनियन के हेड को, क्या कहते हैं वो 8 चेंजेस फार्म लॉज में ले आएंगे, लेकिन वो पूरी तरह से जो लॉज लैग है उनको पूरी तरह से रिपील नहीं करेंगे, ऐसा उनका कहना है। 7 घंटे की बात हुई, डिस्कशन हुआ, फोर्थ राउंड ऑफ टॉक्स बिटवीन सेंटर एंड फार्मर लीडर्स हुई, जिसमें सेंटर ने ऑफर किया कि वो 8 अमेंडमेंट लाएंगे जो फार्म लॉज लाए गए उनमें, और ऑफर्ड एश्योरेंस दैट द मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है फार्म प्रोड्यूस कुड कंटिन्यू, कि वो MSP कंटिन्यू करेगा, और फार्मर लीडर कंटिन्यू टू स्टैंड फर्म ऑन देयर डिमांड दैट ऑल 3 लॉज बी कंप्लीटली रिपील। लेकिन जो फार्मर्स है, फार्मर यूनियन के जो हेड है, लीडर्स हैं, उनका कहना है हमें अमेंडमेंट्स नहीं चाहिए, हमें पूरी तरह से ये जो 3 लॉज लाए गए हैं वो पूरी तरह से रिपील किए जाए, ऐसा उनका कहना था। इसमें ये भी दिखा है जो फॉर्मर पंजाब चीफ मिनिस्टर जो शिरोमणि अकाली दल जो क्या कहते हैं NDA का ही एक मेंबर है, कोलिशन गवर्नमेंट में एक मेंबर है, तो क्या कहते हैं वो जो उनके हैं पैटर्न, काफ़ी बड़े लीडर उनके प्रकाश सिंह बादल जो पहले चीफ मिनिस्टर भी थे पंजाब के, तो उन्होंने अपना पद्म विभूषण इस प्रोटेस्ट के लिए रिटर्न कर दिया। उन्होंने रिटर्न कर दिया, उन्होंने कहा कि जो गवर्नमेंट कर रही है पूरी तरह से बिट्रेयल है फार्मर्स के लिए, और पूरी तरह से जो एटीट्यूड है सेंटर का इस प्रोटेस्ट के खिलाफ वो पूरी तरह से गलत है। तो इस पर उन्होंने अपना पद्म विभूषण भी वापस कर दिया। तो ये काफ़ी बड़ी बात होती है किसी का पद्म विभूषण वापस करना। तो लोग समझ नहीं रहे, लेकिन फार्मर्स की दिक्कत को समझिए। आप कोई अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी ना करिए। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है CISCE वांट स्कूल टू रीओपन फ्रॉम जनवरी 4, की काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन जो है CISCE, उसने कहा कि 4 जनवरी से फिर से स्कूल खोल दिए जाए क्लास 10 और क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए,
जो वहाँ पे उसको अटेंड कर सके नॉर्मली, क्योंकि प्रैक्टिकल आ रहे हैं, प्रोजेक्ट्स करने हैं, उनको प्रैक्टिकल वर्क करना है, डाउट्स अपने क्लियर करने हैं बोर्ड एग्जाम से पहले। तो इन सब चीज़ों के लिए ज़रूरी है क्या कहते हैं कि ये स्कूल्स खोल दिए जाएँ। तो उन्होंने सब चीफ मिनिस्टर से बात की है और कहा गया है कि पार्शली इनको खोल दिया जाए, जिससे वो आके अपने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लें, प्रैक्टिकल वर्क कंप्लीट कर लें। जो डाउट्स हो कोई क्या कहते हैं किसी भी सब्जेक्ट में, वो अपने टीचर से कंसल्ट करके उसे क्लियर करें। तो इसलिए ज़रूरी है कि स्कूल्स खोल दिया जाए। तो देखना है कि गवर्नमेंट्स का क्या डिसीजन होता है, क्या कहते हैं स्टेट गवर्नमेंट्स का, क्योंकि अब जो स्कूल्स पर है, स्कूल एजुकेशन पे पूरी तरह स्टेट गवर्नमेंट डिसीजन लेगी। तो देखना है क्या डिसीजन होता है स्टेट गवर्नमेंट्स का, अलग अलग स्टेट्स की। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगली न्यूज़ आती है AQI कंटिन्यू टू बी वेरी पुअर, कि अभी भी न्यू दिल्ली में जो AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स अभी भी वेरी पुअर कैटेगरी में है और इम्प्रूव नहीं कर रहा जितना इम्प्रूवमेंट चाहिए था। तो देखना है क्या होता है इन कमिंग डेज, जैसे ठंडी बढ़ती है और क्या कंडीशन होती है AQI की, तो आगे देखने में पता चलेगा। तो हम लोग देख लेते हैं AQI को अलग से। AQI क्या होता है? AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स की इंडेक्स है रिपोर्टिंग डेली एयर क्वालिटी। ये मेजरली फोकस करता है हेल्थ इफेक्ट्स में वन माइंड एक्सपीरियंस विद इन फ्यू डेज, कि कोई भी पॉल्यूटेड एयर ब्रीथ करेगा तो उससे क्या एक्सपीरियंस होगा उसको, उसके बारे में भी फोकस करता है मेजरली। 8 मेजर पॉल्यूटेंट्स एयर पॉल्यूशन उनको ये मेजर करता है। ग्राउंड लेवल ओजोन PM10, PM2.5, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अमोनिया, लेड, इन सबको ये चेक करता है। ग्राउंड लेवल ओजोन और जो एयरबॉर्न पार्टिकल्स हैं, वो जो मेजर पॉल्यूटेंट्स हैं जो सबसे हार्मफुल है ह्यूमन हेल्थ के लिए इंडिया में। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है NHRC सीक्स रिपोर्ट ऑन ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम न्यूआपदा कलेक्टर, कि NHRC ने रिपोर्ट मांगी है जो ड्रिंकिंग वाटर है न्यूआपदा कलेक्टर उसके लिए, कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने कहा है कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफ उड़ीसा का जो न्यूआपदा डिस्ट्रिक्ट है, उसको एक कंप्रेसिव रिपोर्ट बनाने के लिए ऑन प्रोवाइडिंग सेफ ड्रिंकिंग वाटर टू पीपल अफेक्टेड बाय फ्लोरोसिस, कि जो फ्लोरोसिस से जो लोग इफेक्टेड हुए हैं उनके लिए क्या किस तरह सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड किया जा रहा है, उसके बारे में पूरी रिपोर्ट मांगी गई है NHRC द्वारा। तो हम लोग देख लेते हैं NHRC क्या होता है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। NHRC इंडिया का एक इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडी है जो स्टैब्लिश किया गया था 12 अक्टूबर 1993 को अंडर द प्रोविजंस ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। NHRC ने अपनी सिल्वर जुबली 25 साल मनाए 12 अक्टूबर 2018 में। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ये एक तरह से वॉचडॉग है ह्यूमन राइट्स इन द कंट्री का। जो राइट्स रिलेटेड टू लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल होते हैं, उन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो दिए गए हैं नॉर्मल पब्लिक को, उसके बारे में देखता है कि कहीं किसी की राइट्स डैमेज तो नहीं हो रही है। ये एक तरह से जैसे पेरिस प्रिंसिपल्स हैं उसी की तरह है, जो अडॉप्टेड फॉर द प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स इन पेरिस, कि जैसे वो जो प्रमोशन करता है या क्या कहते हैं प्रोटेक्शन करता है ह्यूमन राइट्स का पेरिस में, जो अक्टूबर 1991 में लाया गया था और इंडोर्स किया गया था जनरल असेंबली द्वारा ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑन 20 दिसंबर 1993 में। तो इसी तरह ही हमारे यहाँ इंडिया में NHRC है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। आज का पहला एडिटोरियल आता है टाइमिंग इट राइट, कि इसमें कहा गया है इट इज़ अ रीजनेबल टू प्लान फॉर स्कूल एग्जाम्स इन समर इफ प्रोग्रेस ऑन कोविड-19 होल्ड्स, कि इस तरह के एग्ज़ाम जैसे बोर्ड एग्ज़ाम जो प्लान किए जा रहे हैं CBSE, जैसे उसने कहा है कि वो रिटन मोड में लेगा एग्ज़ाम, कोई भी कभी भी करना पड़े, गर्मी तक आ जाए, तो क्या कहते हैं वो जनवरी फरवरी में या मई जून में ले, लेकिन वो एग्ज़ाम लेगा रिटन मोड में। तो इसमें वही बात की गई कि जैसे CBSE विथ मोर देन 20,000 स्कूल्स जिसके अंदर आते हैं, उसने कहा है कि वो फेवर ऑफ द रिटन मोड टेस्ट और वो होगा इन डीलिंग विद द पेंडेमिक। उन्होंने कहा एज अ सिस्टम विद 1.2 मिलियन स्टूडेंट रजिस्टरिंग फॉर इट्स सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट, की सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट के लिए 1.2 मिलियन लोगों ने स्टूडेंट्स ने क्या कहते हैं रजिस्टर किया है, जिसमें कहा गया है जो मेजरली कवरिंग स्कूल फॉर एक्सपर्टीज एज वेल, जो बोर्ड पूरी तरह से बेल वेदर फॉर एकेडमिक शेड्यूल्स माना जाता था। तो उसमें कहा गया है कि रिटन मोड में ही होगा। अभी तक कोई स्टेट बोर्ड से कोई डिसीजंस नहीं लिए कि कब उनके एग्ज़ाम्स होंगे, कब 10th के एग्ज़ाम होंगे, कभी 12th बोर्ड के एग्ज़ाम्स होंगे। तो दोनों बोर्ड्स के एग्ज़ाम अभी स्टेट बोर्ड्स ने कोई डिसीजन नहीं दिया है, लेकिन CBSE ने कह दिया वो एग्ज़ाम्स लेगा तो रिटन मोड में ही लेगा। तो इसमें वही बात की गई जैसे महाराष्ट्र और गुजरात जैसे स्टेट जहाँ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट आया है पैंडेमिक कारण और इफेक्ट आ ही रहा है, उनमें माना जा रहा है कि वो पोस्टपोन कर सकते हैं अपने फाइनल एग्जामिनेशंस को, ऐसा माना जा रहा है।
इसमें ये भी कहा गया स्टेट्स वो अलाउड स्कूल टू ओपन क्लास 10 लिमिटेड वे अर्ली इन जनवरी, कि स्टेट्स अलाउ कर सकते हैं क्लासेस 10 और 12 को लिमिटेड वे में, कि थोड़ा थोड़ा खोल के, जिससे जनवरी में खोल के वो थोड़ा अपने प्रैक्टिकल वर्क्स जो होते हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनको कंप्लीट कर सके, डाउट्स क्लियर कर सके टीचर से। इसमें ये भी कहा गया है ये स्ट्रॉन्गेस्ट आर्गुमेंट इन फेवर ऑफ रिटन बोर्ड इज दैट इट एलिमिनेट्स एसिमेट्रिकल एक्सेस, की जैसे रिटन क्या कहते हैं, रिटन मोड में क्या कहते हैं एग्जाम लेने से हम क्या कहते हैं एसिमेट्रिकल एक्सेस को हम लोग खत्म करते हैं। जो जैसे किसी लोग के पास टेक्नोलॉजी एक्सेस बहुत अच्छा है, तो क्या कहते हैं वो आंसर्स कहीं से ले सकते हैं, लेकिन जिनके पास नहीं है, जिनको दिक्कत है, उनको तो दिक्कत है, तो क्या कहते हैं वो कैसे एग्जाम्स देंगे। तो इसलिए क्या कहते हैं रिटन मोड में इसका एक स्ट्रॉन्गेस्ट आर्गूमेंट यही है कि एक इक्वल वे में सब एग्जाम्स दें, जिसको इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको मिल पाए स्कोर करने के लिए। एट लास्ट इसमें कहा गया है एक डेफिनेट व्यू ऑन द स्कूल शेड्यूल फॉर 20 इज नॉट पॉसिबल अंटिल द कोर्स ऑफ द पेंडिंग ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स बिकम्स क्लियर, कि जब तक हम 2021 का स्कूल शेड्यूल नहीं डिसाइड कर सकते, जब तक हम कुछ महीने जो क्लियर नहीं हो जाता कि पैंडेमिक में इन रिजल्ट क्या आएगा, वैक्सीन बन पाई है कि नहीं, तो उसको हम पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाता, तब तक हम डिसीजन नहीं ले सकते क्या होगा स्कूल का शेड्यूल। चलिए अगला एडिटोरियल देखते हैं। अगला एडिटोरियल आता है द ईरान चैलेंज, कि जैसे हमने देखा मिडन मस्ट गो बैक टू न्यूक्लियर डील विदाउट एक्सपेक्टिंग फर्दर कॉन्सेप्ट ऑफ तेहरान, कि जैसे हमने देखा जब जो बिडेन वाइस प्रेसिडेंट थे बराक ओबामा के समय, तो उन्होंने 2017 में जब गवर्नमेंट को छोड़ा था, क्या कहते हैं यूएस एडमिनिस्ट्रेशन को, तब यूएस और ईरान के बीच में रिलेशन काफ़ी अच्छा था, पूरी तरह से डिफरेंट ट्रैजेक्टरी थी जो इस वक्त है। तो इसमें वही बात की गई कि जो पुराने रिलेशंस थे ईरान के साथ उसको बनाने की बात की गई है। इसमें कहा गया है कि जैसे उस वक्त अलॉन्ग विद अदर इंटरनेशनल पावर्स उन्होंने साइन न्यूक्लियर डील साइन की थी ईरान के साथ 2015 में, और एक तरह से बोथ कंट्रीज वर कोऑपरेटिंग द वॉर अगेंस्ट द इस्लामिक स्टेट इन इराक, जो इराक है उसके खिलाफ क्या कहते हैं पूरी तरह से वॉर जो चलता है उसमें एक दूसरे का मदद करना, उसके लिए भी हेल्प करने की बात की गई थी। लेकिन फिर जब डोनाल्ड ट्रंप आए उन्होंने पूरी तरह से यूएसए को उससे बाहर निकाला, जो आउट ऑफ द जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन जो है JCPO, एज द न्यूक्लियर डील इज कॉल्ड एंड री इम्पोज सैंक्शन ऑन ईरान, और न्यूक्लियर डील को वापस ले लिया और सैंक्शंस को फिर से इम्पोज कर दिया गया। ये क्या जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन JCPO है क्या, इसको हम लोग देख लेते हैं पहले। JCPO ये एक एग्रीमेंट है ईरान और PF+1+1 चाइना, फ्रांस, जर्मनी, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए एंड EU। ये 12 जुलाई 2015 में हुआ था। ये एक तरह से न्यूक्लियर डील है, और JCPO सीक्स टू प्रिवेंट ईरान फ्रॉम प्रोड्यूसिंग न्यूक्लियर वेपन, कि वो प्रिवेंट करे ईरान को न्यूक्लियर वेपन बनाने से। समथिंग ईरान इंसिस्ट इट डज नॉट वांट टू डू बाय पुटिंग कम्स ऑन एटॉमिक प्रोग्राम, जो एटॉमिक प्रोग्राम्स उन पर कर्ब्स लगाना, कहते हैं कंडीशन बनाना। इस डील के हिसाब से ईरान ने पूरी तरह से रिड्यूस कर दिया था नंबर ऑफ सेंट्रीफ्यूजेस यूज फॉर एनरिचिंग यूरेनियम बाय 2/3, कि जो वो इनरिच करते थे यूरेनियम को उसकी तरफ 2/3 कम कर दिया था उस वक्त। न्यूक्लियर डील वाज आल्सो इंडोर्स्ड बाय यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 2231 अडॉप्टेड ऑन 20 जुलाई 2015। उस वक्त यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन भी पास हुआ था। बट ईरान का कॉम्प्लायंस उस वक्त काफ़ी अच्छा था, क्या कहते हैं यूएसए के साथ भी उसके कंडीशन अच्छा थे। 15-year term था, after the 15 years the treaty will come to its term, then the extraordinary restriction will no longer be applicable, कि 15 साल का क्या कहते हैं उसमें था टर्म था, जिसमें उसके बाद उस ट्रीटी को पूरी तरह से अब खत्म हो जाएगी और एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेस्ट्रिक्शंस एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो ये JCPO यही था कि पूरी तरह से जो एग्रीमेंट था कि उसके जो न्यूक्लियर वेपन्स वो प्रोड्यूस ना करे। चलिए अगली न्यूज़ अगला एडिटोरियल देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है केयरफुली मॉनिटरिंग ब्रह्मपुत्र डेवलपमेंट्स, कि इसमें कहा गया है कि जैसे चाइना ने कहा, बीजिंग ने, कि कहती है वो लेजिटिमेट राइट है उसके पास कि हाइड्रो पावर प्लांट्स बनाने का, कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जो लोअर रीचेज है रिवर के, ब्रह्मपुत्र रिवर के, वहाँ पे बनाने का। तो उस पर इंडिया ने कहा है कि वो पूरी तरह से मॉनिटर कर रहा है जो भी डेवलपमेंट ब्रह्मपुत्र में हो रहा है कहीं भी, तो उसके पूरी तरह से मॉनिटरिंग हो रही है कि कोई एक्शन इंडिया के खिलाफ तो नहीं हो रहा। स्टेट एंड चाइनीज जो हाइड्रो पावर फर्म है पावर चाइना, वो प्लानिंग कर रहा है बिल्ड द फर्स्ट डाउनस्ट्रीम डैम ऑन द ब्रह्मपुत्र, कि जो नॉन जिसका नाम रखा जाएगा यालुंग जैंगपो, जो तिब्बत में बनाया जाएगा पावर चाइना द्वारा। तो ये डाउनस्ट्रीम डैम होगा पूरी तरह से। आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि डाउनस्ट्रीम डैम क्या होता है, अगर कमेंट सेक्शन बताएं ये डाउनस्ट्रीम डैम होता क्या है, डाउनस्ट्रीम डैम। तो इसमें वही बात की गई कि इंडिया पूरी तरह से मॉनिटरिंग कर रहा है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं।
अगली न्यूज़ आती है नॉट यूजिंग मास्क फ्लाउट्स फंडामेंटल राइट्स। क्या कहते हैं कि अगर आप मास्क यूज़ नहीं करते तो आप पूरी तरह से फंडामेंटल राइट्स को फ्लाउट कर रहे हैं, ऐसा इसमें कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है क्या कहते हैं कि पीपल हु डू नॉट वेयर मास्क इन पब्लिक एंड फॉलो स्ट्रिक्ट फिजिकल डिस्टेंसिंग नॉर्म वायलेट द क्या कहते हैं फंडामेंटल राइट्स ऑफ अदर्स, कि जो मास्क नहीं पहनते जो लोग या जो फिजिकल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते वो पूरी तरह से लोग बाकी लोगों की फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते हैं। इसमें यह भी कहा गया थिंग्स आर वार्निंग, जैसे वार्निंग है, जैसे पीपल आर वायलेटिंग गाइडलाइंस ऑन कोविड विद इम्प्यूनिटी ऑल ओवर द कंट्री, की पूरी कंट्री में देखा जा रहा है कि जो गाइडलाइंस फॉलो करनी चाहिए लोगों को कोविड-19 से रिलेटेड, जो प्रोटोकॉल्स हैं जो लाए गए हैं गवर्नमेंट द्वारा उनको फॉलो करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। पूरी कंट्री में लोग इनको निगलेक्ट कर रहे हैं और फॉलो नहीं कर रहे हैं। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है स्पीक फॉर ऑल रिलीजन्स इंडिया टेल्स यूएन, कि इंडिया ने यूनाइटेड नेशन से कहा है कि वो सारे रिलीजन्स को बात करें, ना कि सिर्फ जुदाइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के बारे में बात करें। और उन्होंने कहा है कि इंडिया ने ये भी कहा कि जो एक्शन हमारे बुद्धिज्म, हिंदुइज्म और सिखिज्म के खिलाफ वायलेंस होता है, हेट्रेड होता है, तो उसके बारे में बात किया जाए। ऐसा उन्होंने कल्चर ऑफ पीस जो सेशन हुआ था यूएन जनरल असेंबली के द्वारा उसमें कहा है। यूएन ऑर्गेनाइज सच सेशंस 1997 से हर साल इस तरह के सेशंस होते हैं, कल्चर ऑफ पीस, हर साल अलग अलग सेशंस होते हैं इस तरह की, जो बाकी कंट्रीज हैं उनके जो दिक्कत है उनको लाना। तो इस पर इंडिया ने कहा कि सिर्फ जो नॉन एब्राहमिक फेथ्स हैं उनके बारे में बात किया जाए, जो उनके खिलाफ एक्टिविटीज़ होती हैं उनको भी ध्यान में रखा जाए, ऐसा इंडिया का कहना था। तो हम लोग देख लेते हैं यूनाइटेड नेशंस को अलग से। यूनाइटेड नेशन ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो फाउंड किया गया था 1945 में। इसमें 193 मेंबर स्टेट्स हैं। इसका मिशन एंड वर्क गाइडेड बाय द पर्पस एंड प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजिंग, जो चार्टर और इम्प्लीमेंटेड बाय द वेरियस ऑर्गन्स, कई ऑर्गन्स उसके द्वारा बनाया गया था। इसमें कई ऑर्गन्स आते भी हैं। यूएन चार्टर जो था वो 1945 में वो फाउंडेशनल ट्रीटी थी यूनाइटेड नेशन की, और एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन था। इसके मेन ऑर्गन्स क्या हैं यूनाइटेड नेशंस के? जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, द ट्रस्टी काउंसिल, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और यूएन सेक्रेटरीट। जो 6 ऑर्गन्स हैं ये पूरे 1945 में ही बनाए गए थे यूएन द्वारा। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है HCL रोशनी टॉप लिस्ट ऑफ इंडिया रिचेस्ट वुमेन, की जो HCL टेक्नोलॉजी चेयरपर्सन है रोशनी नादर मल्होत्रा, उनका नेट वर्थ है इस वक्त 54,850 करोड़, जो टॉप कर रहा है कोटाक वेल्थ हरुण लिस्ट ऑफ इंडियाज वेल्थीस्ट वुमेन, जो इंडिया की वेल्थी सबसे रिचेस्ट वुमेन है उनमें सबसे नंबर पे 1 पे वही है रोशनी नादर मल्होत्रा। सेकंड नंबर पे आती है बायोकॉन्स की जो किरण मजुमदार शॉ है, जिनका नेट वर्थ इस वक्त 36,600, काफ़ी पीछे हैं लेकिन अभी भी कवर कर सकते हैं। और थर्ड स्पॉट पे आती है लीना गांधी तिवारी, जो मुंबई हेडक्वार्टर जो फार्मास्यूटिकल्स है यूएसवी उसके हेड है, उनका नेट वर्थ है 21,340। ये लिस्ट बनाई गई थी 100 रिचेस्ट वुमेन्स की, जो एस्टिमेटेड वर्थ जो 30 सितंबर तक था उनके हिसाब से। और इसमें क्युमुलेटिव वेल्थ ऑफ दोस ऑन द लिस्ट इज, टोटल वेल्थ सबको मिला के जो आती है जितनी भी वुमेन्स सबको मिला के 2,72,540 करोड़, अगर सब वुमेन्स की वेल्थ को मिला दिया जाए तो नेट वर्थ कहते हैं इस वक्त सबसे ज़्यादा रोशनी नादर मल्होत्रा की, जो सबसे नंबर 1 पे रिचेस्ट वुमेन्स में इंडिया में। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्लीज़ लाइक बटन जरूर दबा दें। थैंक यू वेरी मच।